तो देखिए, इससे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो था चौथा चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया गया था। ये आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री आप पूरे साल पढ़ाई कर चुके हैं। पूरे सिलेबस के अंतर्गत जिस समय आप पढ़ रहे थे तो उस समय पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया गया था नहीं, फिर भी आपको हो सकता है इस बीच में आप भूल गए होंगे। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ये सभी चीजों को थोड़ा देख लेना है ताकि आपका परीक्षा बेहतर जाए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका ये टॉपिक एक है एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन माने अधिशोषण, एब्सॉर्प्शन माने अवशोषण। अधिशोषण एवं अवशोषण को परिभाषित करें। ये सब आप लोग शुरुआत में ही पढ़े होंगे। एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ये सब चीज को देख लेना। एडजर्बेट, एडजर्बेंट, ये सभी चीजों को जब आपस में तुलना करिएगा तो 5 गो 6 गो परिभाषा है, पूरा 100% आपके ब्रेन में सेटिंग हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। कई एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं, एडजर्बेट किसे कहते हैं, एडजर्बेंट किसे कहते हैं, एब्सॉर्प्शन किसे कहते हैं, सॉर्प्शन किसे कहते हैं, डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं। ये 5 गो 6 गो टॉपिक है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यही है एडसॉर्प्शन एवं एब्सॉर्प्शन। इसको परिभाषित करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एडसॉर्प्शन एवं केमिकल एडसॉर्प्शन में अंतर लिखें। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन एवं केमिकल एडसॉर्प्शन में आपको अंतर को लिखना है। उसके बाद आपको है कैटलिस्ट किसे कहते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उस रिएक्शन में कैटलिस्ट को डालने के बाद रिएक्शन के रेट को जो है ये चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और कैटलिस्ट के द्वारा जो फेनोमेना उत्पन्न होता है उस फेनोमेना को कैटेलाइसिस कहा जाता है। तो इस दोनों परिभाषा को आप देख लीजिएगा। कैटेलाइसिस आपको बता दिया गया है। कैटेलाइसिस का आपको जो है परिभाषा देख करके, एग्जांपल देख करके वर्गीकरण भी आप देख लीजिएगा। 2 प्रकार के होता है, एक होमोजेनियस कैटेलाइसिस, एक होता है हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस। होमोजेनियस कैटेलाइसिस और हेट्रोजेनियस ये सभी प्रकार के, कई प्रकार के होता है। ऑटो एंजाइम इंड्यूस नहीं, ये सभी को आप देख लीजिएगा, बेहतर तरीका से आपको कॉपी में पढ़ा हुआ है। ये कई बार पूछा भी गया है आपको, कैटेलाइसिस सब जैसे है। उसके बाद आप चलिए इमल्सन किसे कहा जाता है, इसका वर्गीकरण करें। इमल्सन मतलब पायस होता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पायस को भी देख लेना है, पायस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये इमल्सन भी पूछा गया है। अब देखिए, कुछ व्यक्ति हो सकता है आपको कहेगा ये पूछा गया है तो कैसे पूछेगा, तो आप विचार करिए। 2009 से लेकर के अभी तक सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2009 में जिस चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, आज भी उसी चैप्टर से, उसी किताब से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो वहां से लेकर कभी तक जो चैप्टर है परीक्षा में क्वेश्चन तो उसी से देगा। बोर्ड सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ है तो क्वेश्चन कहां से लाएगा। तो इसीलिए बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड ने रिपीट करके परीक्षा में पूछने का काम किया है, क्योंकि किताब वही है, चैप्टर वही है, सब कुछ वही है, तो फिर क्वेश्चन नया आ जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको बदलता नहीं है, वही क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपको ये देख लेना है लायोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं। लायोफोबिक कोलाइड आप लोग पढ़े होंगे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो होता है, इस दोनों कोलाइड को देख लेना। यह भी पूछा गया है। आखिरी सब ने पूछेगा तो सिलेबस में जब यही है तो किस चीज को पूछा जाएगा। फिर उसके बाद टिंडल के प्रभाव को देख लेना है। टिंडल इफेक्ट जो होता है, जब कोलाइड सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है तब कोलाइड का पार्टिकल इस प्रकार चमकता है, जिस प्रकार न सोलर, जिस प्रकार से क्लोज रूम में महीन छिद्र के द्वारा सन का लाइट आने पर चमकता है कोई भी गंदगी, उसी प्रकार से ये टिंडल का प्रभाव जो है पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ये ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट को याद कर लेना है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। फिर कोलाइड बनाने के 2 गो विधि को पढ़ लेना है। 2 गो 3 गो विधि आपको लिखा दिया गया है, 4 गो 5 गो विधि लिखा दिया गया होगा। उसमें आपको देख लेना है कोई 1 गो 2 गो विधि को, क्योंकि पूछा जा सकता है कोलाइड बनाने के विधि को लिखे, तो इस चीज को देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको गोल्ड नंबर है, इसको देख लीजिएगा। फिर कोलाइड के गुण को भी आप देख लीजिएगा, एक बार ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद एंजाइम क्या है, इस चीज को भी आपको देख लेना है। पूरा इतना चीज को अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद क्रैश कोर्स में आपको बताया ही गया है, उस सब चीज आपको याद है। किसी भी हालत में आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास सारा नोट है, आप इस सभी चीजों को बेहतर तरीका से याद कर लेंगे, देख लेंगे और अच्छा से आप परीक्षा देंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।